हाय 11th क्लास, लेट्स स्टार्ट सेशन 8। गाइस, जो लास्ट टाइम हमने सेशन किया था उसमें हमने किया था वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम बनाना सीखे थे यार। एक रह गया था हमारा, वो ये था कि अगर आपको बोल दे ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मुझे क्या ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम। या तो ये या ये, बात से इसका मुझे क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं कैसे करूंगा यार, आपको पता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि जो ए है वो बी का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी का हिस्सा कब होगा, जब ए जो होगा वो बी का पार्ट होगा। हो गया, ए इज द सबसेट ऑफ बी का ये क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया। समझ में आया गाइस? चलो अब नेक्स्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, आप इसे पढ़ो एक बारी। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बारी, ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है यार। बच्चों को दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन 6 है 1.5 का। इसमें क्या बोला था, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। क्या बोल रहा है, यू एक सेट है जिसमें एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं। तो मतलब यू के अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। और ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए क्या है, उन सभी ट्रायंगल का सेट है जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो इस बात का मतलब क्या है, या तो एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, या दो एंगल 60 डिग्री से अलग है, या तीन एंगल, या तीनों के तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री से अलग। ये सेट ए का मतलब है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लोर करके लिखूं तो ए के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल आएंगे, ए के अंदर ट्रायंगल आएंगे वो हैविंग वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक तो ये हो गया। दूसरा आएगा हैविंग सेम ये टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। और अगला आएगा हैविंग ऑल एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए के अंदर ये तीन ट्रायंगल आएंगे। एक तो ये जिसका एक एंगल 60 से अलग है, बाकी दोनों एंगल 60 वाले हैं। एक बार मैं इसको बना के देखता हूं। कहने का मतलब है एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। अगर एक 60 से अलग है, बाकी दो क्या होंगे, इसमें बोला एक 60 से अलग है, बाकी दो 60 के, है ना। एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। अगर एक एंगल 60 से अलग है तो इसका मतलब बाकी दो 60 के होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक एंगल 60 से अलग हो और बाकी दो एंगल 60 के हो। ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अगला केस, टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। इसका मतलब क्या है, दो एंगल 60 से अलग होने चाहिए और एक एंगल 60 का हो सकता है। एक एंगल तो 60 का है, बाकी ये दोनों एंगल 60 से अलग होने चाहिए। तो ये वाला मतलब कुछ भी हो सकते हैं दोनों एंगल, लेकिन 60 नहीं होंगे। पता लग गया? अगले केस में क्या था कि तीनों एंगल 60 से अलग होने चाहिए। मतलब ये भी 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है, ये भी, तीनों 60 से अलग। तो इसमें देखो अब ए के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल आ रहे हैं। एक तो वो सारे ट्रायंगल आ रहे हैं जिनके तीनों एंगल 60 नहीं है। एक वो ट्रायंगल आ रहे हैं जिनका एक एंगल 60 और बाकी दो एंगल 60 नहीं है। और ये वाला तो केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक एंगल 60 से अलग है और बाकी दो एंगल 60 के हैं तो वो क्या बन जाएंगे, तीनों एंगल 60 के बन जाएंगे। तो अब जरा मतलब ध्यान लगाओ, सोचो कि ए के अंदर क्या चीज नहीं आ रही। तो अगर मैं आपको बता दूं, ए के अंदर या सिर्फ वो वाले ट्रायंगल नहीं आ रहे जिनके तीनों एंगल 60 डिग्री। देख लो, ये इसमें भी नहीं आएगा, ये इसमें भी नहीं आएगा, ये इसमें भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो ए के अंदर सिर्फ यही वाले ट्रायंगल तो नहीं आ रहे, बाकी सारे ट्रायंगल तो ए में आ रहे हैं, है ना। जिसके सारे एंगल 60 से अलग है वो भी आ रहे हैं,
जिसके दो एंगल 60 से अलग है वो भी आ रहे हैं, ठीक है भाई, और जिसका एक एंगल 60 से अलग है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक एंगल 60 से अलग है और बाकी दो 60 के हैं तो वो ऑटोमेटिकली किसका हो जाएगा 60 का। तो यार सिर्फ एक के अंदर ना ये वाला ट्रायंगल नहीं आ रहा है, बाकी सारे ट्रायंगल आ रहे हैं। बाकी कोई भी एंगल लिखो इनके अलावा वो ए में होगा, कुछ भी लिख के चेक करो। चलो सपोज मैं लिख देता हूं, मैंने लिख दिया 45 90 45, ये इसमें होगा, तीनों एंगल 60 से अलग है। मैंने लिख दिया 60 30 60 40 और 60 40 कितना हो गया 80, ये किसमें होगा इसमें होगा, है ना, जिसमें क्या है दो एंगल 60 से अलग है। और कुछ भी लिखो वो इस दोनों में आ रहे हो, सिर्फ एक यही ट्रायंगल है जो इनमें से किसी में नहीं आ रहा, ना ये इसमें आएगा ना ये इसमें आएगा और ना ही ये इसमें आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक के अंदर सारे ट्रायंगल आ रहे हैं इनको छोड़ के, और यू क्या है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ए में सारे आ गए, सिर्फ ये नहीं आ रहे ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यार, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो ए तुम्हारा क्या था जो भी था लिखा हुआ है, तो तुम्हारा ए होगा कौन सा वाला, ए में सिर्फ ये वाले नहीं आ रहे ना, तो इसका आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हाँ वो ट्रायंगल जिनके तीनों एंगल 60 होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये इसका आंसर है यार, एक बार दोबारा ध्यान से सोचना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है यार अब मुझे ना एक बात का जवाब देना, इस टॉपिक का नाम है इस टॉपिक का नाम है वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन सेट्स, ठीक है। चलो इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें याद करते हैं। अच्छा मुझे बताना एन ए का मतलब क्या है, एन ए का मतलब बताओ, मैंने बताया था कार्डिनल नंबर ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये है एन ए का मतलब। एन बी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एन ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई, इन चारों का मतलब ये होता है। अब ना मुझे इन चारों के बीच में क्या निकालनी है, रिलेशन निकालनी है। इन चारों के बीच में नहीं, बाकी जितने भी मैंने ऑपरेशन पढ़े थे, सबट्रैक्शन पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, अब ना मुझे इन सब के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। वो कैसे निकालेंगे एक बार देखना ध्यान से। मैं यहां पर ना मैं एक चीज बता रहा हूं, ये लिखा ए, ये लिखा बी, मैंने लिखा एन ए यूनियन बी। कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पूरे में, समझ में आ रही है बात। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बेटा क्या ये सही होगा, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये चीज सही होगी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, बताओ। इसका आंसर है गाइस, ये चीज क्या है पता है, गलत है। अब ये गलत क्यों है, पहले ये देखते हैं। अच्छा ए यूनियन बी का मतलब हो गया, मैं कुछ नाम दे रहा हूं, इस वाले पोर्शन का नाम दिया मैंने ए,
ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन का नाम दिया मैंने ए, इस पोर्शन का नाम दिया मैंने बी, और इस पोर्शन का नाम दिया मैंने सी। बात समझ में आ गई? इस वाले पोर्शन का नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम तीन मतलब बेसिकली आपके पास 3 रीजन है। इस वाले रीजन का नाम ए है, इस वाले रीजन का नाम बी है, इस वाले रीजन का नाम सी है। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी। ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का मतलब हो गया जो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि यार ये चीज ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। एक बार चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी लिया मैंने, ओ एन ए प्लस एन बी लिया मैंने, है ना। एन ए प्लस एन बी, एन ए का मतलब पूरा सेट ए, तो सेट ए में क्या क्या चीजें देखो ध्यान से, ए है प्लस बी, दिख गया। सिमिलरली एन बी में क्या है, पूरा सेट बी, पूरा सेट बी किससे मिलकर बना है, बी प्लस सी से। अब आपने ध्यान से देखा एन ए प्लस एन बी में मुझे चाहिए क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इसमें एक बी एक्स्ट्रा है, दिख गया। इसमें क्या आ रहा है, एक बी एक्स्ट्रा है। तो कहने का मतलब है ये चीज इसके इक्वल नहीं है ना। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब मुझे ये एक बी माइनस करना पड़ेगा। और बी का मतलब क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन। इसको माइनस कर दो, ये आपके पास आ गया एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी बन जाएगा, आपको यहां से भी दिख जाएगा, देखो बिना इसके भी दिख जाएगा। एन ए का मतलब ये पूरा था, एन बी का मतलब ये चीज पूरी थी, दिख रही है। इसके अंदर जो बी वाला पोर्शन है वो 2 बार आ गया, जबकि मुझे ए यूनियन बी में बी वाला पोर्शन एक बार ही चाहिए था। तो एक बार ही मैंने बी वाले पोर्शन को माइनस कर दिया। बी वाले पोर्शन का नाम क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था। तो ये समझ में आया, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये गाइस एक रिलेशन है जो अब मुझे हेल्प करेगी आगे मेरी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऐसी और भी है, मैं सारी बनाऊंगा एक बार। ये तो ए यूनियन बी की बात थी। सपोज मुझे आ जाए, निकालो एन ए माइनस बी। अच्छा गाइस, ए माइनस बी बोलो या क्या बोलो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का मतलब सेम होता है। ए माइनस बी और ए, क्योंकि मैंने इनका वेन डायग्राम बनाया था, दोनों का मतलब क्या था, सेम था। और इन दोनों का मतलब क्या था, इन दोनों का मतलब था ये वाला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन। एन ए माइनस बी का मतलब कौन सा क्वेश्चन है, ए पोर्शन। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखना मैं लिख रहा हूं। ए का मतलब हो गया एन ए में तो सारा आ गया, ए भी आ गया बी भी आ गया, बट मुझे चाहिए क्या, सिर्फ ए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बी को माइनस कर दूंगा। समझ में आया। तो एन ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की। अच्छा नेक्स्ट, ए यूनियन भी आ गया। अच्छा कभी कभार आप लोग को बोलेगा क्या निकालो, एन ए कॉम्प्लीमेंट बोल देगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है यार, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़कर। तो ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो एन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया एन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, तो एन यूनिवर्सल माइनस एन। ये तो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अगला। अब इसको मैं मिटा रहा हूं यार, अच्छा कभी कभार मुझे बोलता है, क्या बोलो, क्या निकालने के लिए बोलेगा, एन। अच्छा जैसे a माइनस बी हो रहा है, अगर बोलते हैं मुझे b माइनस ए,
या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सी पार्ट, ठीक है। बी माइनस ए का मतलब है सी पार्ट, बी में से क्या माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। तो सी पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा यार, एन ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आया क्या हो गया, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। नेक्स्ट अगला और क्या रह गया, कभी कभार याद है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी उनको पढ़ते क्या वो भी बताऊंगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको याद है डी मोलस लॉ कराया था ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और गाइस किसी भी सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, आप लोग याद करो, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो अभी मुझे किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से ये पूरा छोड़ देंगे, ए यूनियन बी, तो इसका आंसर होगा एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। समझ में आया। सिमिलरली एक और फॉर्मूला था एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मोरगन्स लॉ से तुम्हारा क्या बन जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये तुम्हारा आ जाएगा एन यूनिवर्सल माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यार ये आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, फटाफट से ना वीडियो पॉज करो, इनको नोट कर लो, ताकि जब मैं आगे इनको यूज करूं आपके पास हो और आप देख सको। फटाफट से नोट कर लो इसको। हमें इनको बढ़वा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। अब सबसे पहली बात, ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी, ठीक है, या एटलीस्ट ए और बी, दोनों बातें से ए और बी बोलो या एटलीस्ट ए और बी बोलो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी या बोथ ए एंड बी, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो चीज दोनों में, तो ए और बी दोनों में, दैट्स व्हाई ए एंड बी। और यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और इन दोनों के एलिमेंट, है ना। ए के भी आ सकते हैं, बी के भी आएंगे और इन दोनों के भी आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या लगाते हैं, ए और बी। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसे बोला जाता है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। या कभी कभी इसको जब दो सेट्स गिवन होते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओनली ए भी पढ़ते हैं, सिर्फ ए। जैसे मैं दिखा देता हूं, ए बी, ए बट नॉट बी का मतलब था ये वाला। तो देखो ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए वाले एलिमेंट आ रहा है, इसमें कोई बी वाला एलिमेंट नहीं आ रहा। तो अगर जब भी कभी दो सेट्स गिवन हो और ए माइनस बी, और आपको बोला हो कि ओनली ए फाइंड करो, तो उसका मतलब कि आपने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। नेक्स्ट अगला, ए कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा जाता है नॉट ए, ठीक है, ए को छोड़कर। अब नेक्स्ट था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसे पढ़ा जाता है नीदर ए नॉट बी, ऐसे पढ़ा जाता है, या नॉट ए एंड नॉट बी, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे पढ़ा जाता है? इसे पढ़ते हैं नॉट ए और नॉट बी। इसे ऐसे पढ़ा जाता है, नॉट ए और नॉट बी। तो यार ये सिंबल्स के नाम है। जब भी कभी आपको आगे वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी और आपको बोलेगा कि नीदर ए नॉट बी निकालो, तो आपने ये निकालना है। नॉट ए एंड नॉट बी निकालो, तो आपने ये निकालना है। तो इनके सिंबल्स और इनके थोड़े से नाम याद करने के, इस केस में क्या निकालना है, इस केस में क्या निकालना है। अब फटाफट से इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 23। मैं लिख देता हूं, इसने बोला है, एक मिनट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके एग्जाम्पल नंबर 23 यहां पर लिखी है। तो अब एक बार आप लोग फटाफट से या तो बुक से पढ़ लो या तो यहां से पढ़ लो, हम दोनों साथ पढ़ते हैं। चलो, मुझे क्या बोला गया है? If x and y are two sets such that x union y has 50 elements। सबसे पहली बात क्या, x union y में कितने एलिमेंट है? 50। कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x union y is equal to 50। सेकंड, x has 28 elements और x में कितने हैं? 28। ठीक है। y has 32 elements और सेट y में कितने एलिमेंट है? 32। हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y है? तो मुझे बताओ x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे? अब तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा क्वेश्चन वाला, क्योंकि मैंने आपको भी एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या कि ये लिखवाया था मैंने, तो Na यूनियन B इज इक्वल टू होता है Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, है ना? तो अब सिमिलरली यहां पर क्या है, मुझे ये निकालना है। तो कहने का मतलब है nx यूनियन y इज इक्वल टू होगा nx प्लस ny माइनस x इंटरसेक्शन y। ठीक है। तो x यूनियन y में कितने एलिमेंट है? 50। x में कितने एलिमेंट है? 28। y में कितने एलिमेंट है? 32 और x इंटरसेक्शन y ये मुझे पता है। तो ये तो खैर आप इजीली निकल जाएगा। x इंटरसेक्शन y को यहां पे ले आया, 28 प्लस 32 60, 60 माइनस 50 दैट इज 10। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है? 10। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। फिर अगर आपके पास बुक है ना तो फटाफट से यार एग्जांपल नंबर 24 पढ़ लो, क्योंकि फिर मुझे लिखना पड़ेगा दोबारा। या चलो मैं लिख रहा हूं और आप भी पढ़ लो फटाफट से। तो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है एग्जांपल 24। क्या लिखा है? इन माय स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स? तो ऐसे कितने टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं? सबसे पहले काम करते हैं, इनको हम सिंबल दे देते हैं। सॉल्यूशन, लेट m denotes मैथमेटिक्स। ठीक है। और क्या था? P denotes set of teachers P denotes set of teachers who teach physics। यहां पर भी लिखो m denotes set of teachers who teach मैथमेटिक्स।
ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन। अब in a school there are 20 teachers who teach mathematics और physics। पहला सेंटेंस क्या है, 20 टीचर है जो क्या पढ़ाते हैं, या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं। टोटल 20 टीचर है और उनमें से कुछ मैथ पढ़ाते हैं और कुछ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यार इस बात को कैसे लिखा जाएगा, कुछ समझ में आया? टीचर कितने हैं, 20। वैसे मैंने आपको बताया था अभी, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। यूनियन आ गया, बाकी आपने फिर भी कॉमन सेंस यूज करनी है। 20 टीचर हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स। तो मतलब टोटल टीचर 20 है और उनमें से कुछ मैथ पढ़ा रहे हैं, उनमें से कुछ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एम यूनियन पी हो गया। ये मैथ वाले भी हैं और फिजिक्स वाले भी हैं। नेक्स्ट अगला, 12 टीच मैथमेटिक्स। अच्छा भैया 12 हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छा मेरे पास और 4 टीचर, अब 4 टीचर हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ा रहे हैं। दोनों मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो वो फिजिक्स वाले सेट में भी होंगे और वो मैथ्स वाले सेट में भी होंगे। तो व्हाट डज इट मीन, ये कितने होंगे, 4, है ना। ये भाई 4 सुपर इंटेलिजेंट है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अगला, अब मुझे निकालना क्या है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। ऐसे कितने टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन है। अब सिमिलरली आप लोगों ने रिलेशन तो पढ़ रही है, रिलेशन क्या थी, M यूनियन P इज इक्वल टू NM प्लस NP माइनस M इंटरसेक्शन P। अब M यूनियन P कितने हैं, 20। NM मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, 12। MP फिजिक्स वाले मुझे निकालने हैं, जो दोनों पढ़ाते हैं वो 4 है। तो 12 माइनस 4 8, 8 यहां पर आकर माइनस होगा, तो 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12। तो ऐसे कितने 20 टीचर, 12 टीचर जो क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ना भैया आपके मन में कभी कभी ख्याल आएगा, सर 12 मैथ्स पढ़ा रहे हैं और 12 फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये तो टोटल 24 हो गए, जबकि टोटल टीचर मेरे पास कितने हैं, 20। तो तुम लोग बुद्धू, क्या हो तुम लोग, बुद्धू। क्यों भाई, 4 टीचर ऐसे हैं इनमें जो क्या है, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। बात समझ में आ रही है, 4 टीचर ऐसे हैं जो इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, तभी तो वो दोनों में काउंट हो रहे हैं। अगर मैं दोनों को साथ करूंगा तो वो एक ही बार काउंट होंगे। तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं M यूनियन P निकालूंगा तो क्या, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा NM प्लस NP माइनस NM इंटरसेक्शन P। चेक कर लेते हैं, फिजिक्स भी 12 आया था, ये भी 12, 12 प्लस 12 24, 24 माइनस 4 20 आ गया ना। तो ये कभी, इससे कभी डरना मत कि यार मेरा ऐड करने पे तो क्या बन रहा है, यूनियन से ज्यादा बन रहा है। तो ये बात ध्यान रख लेना, मैंने आपको बताया कि कुछ टीचर ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे। तो इस वजह से अगर मैं उनको अलग अलग सेपरेटली ऐड करता हूं तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब दूसरी बात, अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, बुक में तो खाली इतना ही था, अब मैंने इस क्वेश्चन में मॉडिफाई करता हूं। ये मेरे पास इन चारों की वैल्यू आ गई, P वाले कितने आ गए, 12। अब मुझे पता है क्या निकालना है, मुझे बोलते क्या, फाइंड टीचर, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स ओनली। ऐसे कितने टीचर जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, व्हाट डज इट मीन, कि मुझे सिर्फ वही टीचर निकालने जो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ा रहे, जो दोनों सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। तो अब यार इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी बोल सकता है या वो इसको ऐसे भी बोल सकता है, फाइंड नंबर ऑफ टीचर्स, और लिखते हु टीच मैथ्स बट नॉट फिजिक्स। दोनों बातों का मतलब सेम, मैथ्स ओनली का मतलब जो सिर्फ मैथ पढ़ा दो और कुछ ना पढ़ा दो, मैथ बट नॉट फिजिक्स का मतलब भी सब्जेक्ट दो ही है, जो सिर्फ मैथ पढ़ा रहा है और फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा। तो यार आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है,
इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मैं आपको एकदम एक बार इसको वेन डायग्राम से समझाऊं, ये था मैथ, ये था फिजिक्स, ये था एम इंटरसेक्शन पी। अब मुझे कौन से बंदे निकालने हैं, कौन से टीचर निकालने हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, ये वाले टीचर जो इसमें आएंगे, है ना, जो सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सुनो, हु टीच, नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथ्स ओनली। तो अब आपने दिख गया, इस चीज को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा या तो m माइनस पी, सिर्फ ये वाला पोर्शन, या m इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट, दोनों बातों का मतलब सेम है, ठीक है। तो अब देखो यार, m माइनस पी, मैंने आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लिखवाया था, या आप यहां से भी बना सकते हो, आपको पता है सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है, तो n m माइनस n m इंटरसेक्शन p, n m की वैल्यू कितनी थी 12, ये 4, कितना 8 आंसर आ गया। तो 8 टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथ्स, ओनली एक सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, मैंने आपको ऑप्शन दिया, अब मुझे निकालना है number of teachers who teach exactly one subject। इस बात का मतलब क्या है, ऐसे कितने टीचर हैं जो सिर्फ एक पढ़ाते हैं। फिर दोबारा मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मुझे क्या निकालना है, मुझे ना उन टीचर्स को निकालना है जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो, या तो वो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हो या वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हो, वो दो सब्जेक्ट ना पढ़ाते हो। तो कहने का मतलब है, अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो नहीं निकालना है जो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे वो निकालना है जो सिर्फ एक पढ़ाते हो, चाहे वो मैथ पढ़ाते हो चाहे वो फिजिक्स पढ़ाते हो। तो इसका मतलब है या तो मुझे ये वाले भी निकालने हैं और ये वाले भी निकालने हैं, है ना, जो सिर्फ एक पढ़ाते हो, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो अब इसको ना बेटा डिफरेंट बच्चे, मतलब अलग अलग बच्चे इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं देखता हूं, देखो जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं मैं उससे करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात, मुझे ये दोनों निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टीचर हु टीच एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, हु टीच एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, है ना। तो देखो एग्जैक्टली वन, या तो एक तरीका तो ये, आपने अगर फिगर बना लिया तो आपको दिख रहा है कि मुझे पूरा का पूरा चाहिए, मुझे यूनियन में से ये चीज नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, एम यूनियन पी में से क्या नहीं चाहिए, एम इंटरसेक्शन पी नहीं चाहिए, है ना। तो अगर मैं यूनियन में से इसको माइनस कर दूं तो ये दोनों आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ गया एम यूनियन पी कितना था 20 था, ये कितना था 4 था, तो 16 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। अब कुछ बच्चे कुछ और अपनी अकल लगाएंगे, तो अब आप भी सोच लो क्या किसी और तरीके से हो सकता है, तो हाँ देखो ना हो सकता है। हाँ एक तरीका ये था, अब एक तरीका और देखो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो पहले मैंने दे दिया सिर्फ मैथमेटिक्स वाले m माइनस पी, इसमें कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे, प्लस फिर मैंने ले दिया सिर्फ फिजिक्स वाले, ये वाले। अगर मैं अब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, इसका फॉर्मूला था एन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम। अब यार एन एम की वैल्यू कितनी थी 12, ये कितना था 4, ये कितना था 12, ये कितना था 4, 12 प्लस 12 24 माइनस 8 कितना आ गया, 24 माइनस 8 आ गया 16। समझ में आया गाइस। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने अपने दिमाग लगाना है, याद नहीं करना जो सर ने क्या बताया था। अगर आप कहीं भी फंस जाओ तो वेन डायग्राम बनाना और सोचना है कि मुझे कौन से वाले पोर्शन की वैल्यू निकालनी है, उसको सोच के उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओ और पुट कर दो, आंसर आता है। फॉर्मूला जैसे मर्जी अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से बना सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं आज का, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
मैं इतने अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसने पानी वानी पीना है पी लो। ये मैंने एग्जांपल 25 लिखा है। क्या लिखा है? इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। Also each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? तो ऐसे कितने बच्चे जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल? चलो, आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, अब इसे कन्वर्ट करते हैं सेट की फॉर्म में। सॉल्यूशन। सबसे पहली बात लिखी है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। एक क्लास है, उसमें टोटल बच्चे कितने हैं? 35 स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इन 35 स्टूडेंट्स को मैं कैसे लिखूंगा? अभी मुझे कुछ नहीं पता, टोटल कितने बच्चों की बात हो रही है? 35 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो बेसिकली अभी मैंने लिखा एन यूनिवर्सल, क्योंकि बेसिकली जो क्लास की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो पूरी क्लास ही होगी। अगर हम क्लास के एक बच्चे की बात करूं तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या पूरी क्लास है। मुझे कुछ नहीं पता था तो मैंने भी क्या लिखा, एन यूनिवर्सल 35। टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं? 35। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। चलो, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 24। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 16। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले। अब इस सेंटेंस को ध्यान से, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। अब जो क्लास में जो 35 बच्चे हैं ना, उनमें से हर एक बच्चा इन दोनों में से कोई एक गेम खेलता है। उनमें से हर एक बच्चा इन दोनों में से कोई एक गेम खेलता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इन दोनों में से कोई भी गेम ना खेलता हो। तो मतलब हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है। तो इस यूनिवर्सल को अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी यूनियन फुटबॉल क्रिकेट। अच्छा, सी फॉर क्रिकेट है और एफ फॉर फुटबॉल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड एफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, एटलीस्ट वन? मतलब या तो टोटल बच्चे कितने हैं? 35 है, और हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम खेल रहा है यार। हर एक बच्चा कोई ना, जैसे मैं बनाऊंगा एक बारी, सी और एफ है। अब जो 35 बच्चे हैं वो इन दोनों में आएंगे ना, क्रिकेट और फुटबॉल में, क्योंकि हर एक बच्चा कोई ना कोई एक गेम खेलता है। या तो वो इसमें होंगे या वो इसमें होंगे, कहीं ना कहीं, लेकिन वो सारे 35 के 35 बच्चे इसमें आएंगे। तो बेसिकली जो ये है, ये किसके इक्वल हो गया? सी यूनियन एफ के इक्वल हो गया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगला। अब क्या बोला था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्या करते हैं, दोनों खेलते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल? मुझे ये निकालना है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। तो गाइस समझ में आया? मुझे ये चीज निकालनी है यार। अब ना मुझे एक बात का जवाब दो यार, ये तो सिंपल फॉर्मूला पुट करोगे क्या, सी यूनियन एफ is equal to NC plus NF minus NC इंटरसेक्शन है ना। तो ये कितना है मेरे पास? 35, 24 प्लस 16 माइनस क्या हो गया, C इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अभी कितना आ गया, एन सी इंटरसेक्शन एफ आ गया। 24 प्लस 16 40, ये कितना आ गया? आंसर आ गया। कुछ समझ में आया इस अच्छे से? पक्का? तो ये था हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अच्छा, सेम मैं चेंज करता हूं, इसमें मैंने अगला ऑप्शन दिया। अब आपका इसका आंसर आ गया 5। अब मैंने लिखा, मैंने बोला यार ये निकालो
हाउ मेनी लाइक क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। ऐसे कितने बंदे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं लेकिन फुटबॉल लाइक नहीं करते? बात समझ में आ गई? हाउ मेनी लाइक क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। बात समझ में आई? तो ये कैसे लिखोगे? मतलब याद करो, ए बट नॉट बी, ए है ना, ए बट नॉट बी, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। इस बात को वो ऐसे भी बोल सकता था, या हाउ मेनी लाइक क्रिकेट ओनली, इसको वो ऐसे भी बोल सकता था। तो क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, इसका आंसर आएगा NC माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है गाइस, तो NC कितना आपके पास? NC कितना है? 24 माइनस C इंटरसेक्शन F कितना है? 5। 24 माइनस 5 कितना हो गया? 19 हो गया गाइस। तो ऐसे 19 बंदे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते। अगला क्वेश्चन होता, हाउ मेनी लाइक फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। तो क्या होगा? फुटबॉल बट नॉट में क्या हो जाता? NF माइनस C हो जाता। तो इसका आंसर हो जाता है NF माइनस NC इंटरसेक्शन F। तो NF कितना है मेरे पास? 16 माइनस 5 कितना आ गया? 11। तो 11 बंदे ऐसे होते जिनको सिर्फ क्या पसंद है? फुटबॉल पसंद है और उनको क्रिकेट पसंद नहीं है। तो समझ में आया कुछ? अगला क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है? अब मैं वीडियो पॉज करता हूं, लेकिन आप मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन। गाइस ये मैंने 26 एग्जांपल लिखा है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो एक बार इसको पढ़ते हैं। तो एक बार ध्यान से पढ़ लो आप लोग, बुक में या तो बुक से पढ़ लो। एग्जांपल 26 क्या बोला है? इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, एक सर्वे हुआ है कितने बच्चों का? 400 बच्चों का। इन अ स्कूल में 400 बच्चे। सबसे पहली बात, ये बात किसकी हो रही है? स्कूल के बच्चों की हो रही है। तो इससे मुझे ये पता लग गया स्कूल के सारे बच्चों की हो रही है। तो स्कूल के सारे बच्चे बेसिकली क्या कहलाएंगे हमारे? 400। पता लग गया? एक स्कूल में 400 बच्चे थे, उन सभी का सर्वे हुआ है। ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 100 were listed as taking apple juice। A for एप्पल जूस है। एप्पल जूस पीने वाले कितने हैं? 100। और 150 as taking ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को मैं 20 से डिनोट कर रहा हूं। 150 बंदे ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं, ठीक है? मतलब बच्चे ऐसे हैं। एंड 75 were listed as taking both apple as well as orange juice। और 75 बंदे ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, एप्पल भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी पीते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अभी जब मैंने आपको सिंबल्स लिखवाए थे तो मैंने वहां पर नीदर ए नॉर बी का मतलब बताया था। नीदर ए नॉर बी का मतलब था, देख लो अगर आपने नोट डाउन किया था, उसका मतलब था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो नीदर एप्पल जूस नॉर, एप्पल जूस को मैंने किससे डिनोट किया है? ए से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ऑरेंज जूस, उसको मैंने डिनोट किया किससे? बी से। ठीक है? तो ना ही मुझे एप्पल जूस पीने वाले चाहिए, ना ही मुझे क्या चाहिए? ऑरेंज जूस पीने वाले चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब इसका जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वो क्या लिखवाया था? एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये लिखवाया था। मैंने आपको डी नोट्स ला कर करा के दिखाया था कि ए भी नहीं चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इन दोनों के वेन डायग्राम बना लो, सेम आएंगे। तो और किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी, ऐसे निकालते हैं। ठीक है? अब मेरी बात सुनो। अब क्या मुझे यूनियन पता है? क्या मुझे यूनियन पता है? नहीं पता ना। तो इसका मतलब क्या? ऐसे कितने बंदे हैं जो ना ही एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं? अगर मैं इनका वेन डायग्राम बना लूं ना, ये पूरा स्कूल है, कुछ एप्पल जूस पीते हैं, कुछ ऑरेंज जूस पीते हैं। कुछ एप्पल जूस पीने वाले और कुछ ऑरेंज जूस पीने वाले हैं। मुझे निकालना है वो बंदे जो ना ही एप्पल पीते हैं ना ही ऑरेंज, मतलब जो बाहर बंदे हैं, जो बाहर, जो इनके अलावा है, जो इनके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे वो निकालना है। चलो, तो मैंने क्या करा? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया, तो उससे क्या आ जाएगा? वो वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो ना ही एप्पल पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा यार? क्या मुझे ए यूनियन बी पता है? नहीं पता, लेकिन मुझे ना एक फॉर्मूला पता है किसका? ए यूनियन बी का।
एक तरीका तो ये है कि आप अलग से ए यूनियन बी निकाल दो और ये हम उसकी वैल्यू पुट कर दो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना यार, यहां पर ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगाना है, वरना बच्चे मतलब कहते हैं फ्लो में गलत कर देते हैं। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है यूनियन बी का। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। यूनिवर्सल मतलब 400 बच्चे स्कूल में टोटल, माइनस एन ए कितना था 100 प्लस 150 माइनस 75, इसको सॉल्व कर दो। 100 प्लस 150 250 माइनस 75, ये हो गया कितना 175 माइनस 400, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 225। भाई 225 बच्चे ऐसे हैं जो ना ही एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन को लेकर? तो अच्छा मुझे इसमें बोल देगा फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज टेकिंग एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, हु इज टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द जूस, हु इज टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द जूस। तो उस केस में मुझे बताना क्या निकालना पड़ता? एटलीस्ट का मतलब बताया था मैंने यूनियन, तो मुझे क्या निकालना पड़ता? ए यूनियन। समझ में आया? अच्छा बोलता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज टेकिंग ओनली एप्पल जूस, जो सिर्फ एप्पल जूस पी रहे हैं। जरा सोच के बताओ कैसे लिखोगे इसको, मैं रब कर रहा हूं एक बार, ठीक है? नाइदर ए और नॉट बी का मतलब समझ में आ गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who is only taking apple juice। ऐसे कितने बच्चे जो सिर्फ एप्पल जूस पी रहे हैं, ओनली एप्पल जूस। एप्पल जूस मतलब ए वाले, मतलब मुझे ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा यार? एन ए माइनस बी निकालना है मुझे बेसिकली, तो ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना आपके पास? एप्पल जूस वाले 100 थे टोटल, बोथ वाले 75 थे, 25। तो गाइस आपको समझ में आया ये चीज पक्का अच्छे से? तो अब जो तुम्हारा होमवर्क है वो तुम्हें क्या करना है यार, इसका एक एग्जांपल नंबर 27 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं तुम्हें हाथ तक कराई लेता हूं वो भी, ठीक है? फटाफट से मैं लिख लो एक बार इसको। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल 27। यार फटाफट से पढ़ लो इसको एक बारी और वीडियो पॉज करो, पहले खुद करने की कोशिश करो, फिर नहीं होगा तो मेरे से मैच करना, मैं करता हूं सॉल्यूशन। फटाफट से इंफॉर्मेशन लिखते हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। टोटल जो पर्सन है मेरे पास वो कितने हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है? 200। तो बेसिकली क्या आएगा? यूनिवर्सल आएगा। नेक्स्ट 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। 120 बंदों को केमिकल C1 के साथ एक्सपोज कराया। 50 टू केमिकल C2। नेक्स्ट 30 टू बोथ C1 एंड C2। अब आगे बोला फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू द केमिकल C1 बट नॉट C2। ये आपके लिए बहुत आसान है। C1 but not C2, what does it mean? A but not B, C1 but not C2। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है C1 माइनस एंड C1 इंटरसेक्शन C2, है ना? A but not B। तो C1 कितना आपके पास? C1 था 120 माइनस 30, कितना आ गया? 90 आ गया। सेकंड केस था क्या था? C2 but not C1, C2 बट नॉट C1। तो C2 बट नॉट C1 में हो जाएगा तुम्हारा C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। पता लग गया ना भाई? तो ये हो जाएगा C2 कितना था मेरे पास? 50 माइनस 30, कितना आ गया? 20। अब नेक्स्ट क्या था? C1 और C2। थर्ड वाला था C1 और का मतलब होता है C1 यूनियन C2। व्हाट डज इट मीन? कैसे निकालेंगे आप? NC1 प्लस NC2
माइनस एन C1 इंटरसेक्शन C2। अच्छा भाई C1 और C2 बोला होता है या एटलीस्ट C1 और C2, उसका मतलब भी सेम होता। तो इसका आंसर आता है यार कितना आएगा 120 प्लस 50 माइनस 30 140 यार। ये इसके तीनों पार्ट। ये मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला है कि अब इसमें आपको ना एक तो आपको मैं खुद दूंगा तो आपने करनी है। फोर्थ पार्ट है मैं इसको रब कर रहा हूं। ये तीन पार्ट तो आप लोगों ने कर लिया ना। जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आप लोगों ने निकालना है एक्सपोज टू नीदर C1 नॉन C2। ये कैसे निकालोगे? ये आपको फोर्थ पार्ट निकालना है इसका जो मैंने खुद दिया है कि ऐसे कितने बंदे हैं जिनको ना ही C1 के साथ और ना ही C2 के साथ एक्सपोज कराया गया। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? ए नीदर ए नॉर बी को कैसे लिखते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो नीदर C1 नॉर C2 को कैसे लिखूंगा? C1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला क्या है इसका? C1 यूनियन C2 का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो अब n यूनिवर्सल माइनस n C1 यूनियन C2 आ गया। अब यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी थी 200 माइनस C1 यूनियन C2 कितना आया था 140। तो ये कितना गया 260 बंदे ऐसे हैं जिनको किसी के साथ भी एक्सपोज नहीं कराया गया है। तो कुछ समझ में आया गाइस? अच्छा मैंने ऐसे बोल दिया कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who only exposed to C1। तो आंसर क्या होगा? only exposed to C1। what does it mean? अच्छा आप हो गया C1 माइनस C2। इसका मतलब वही था C1 बट नॉट C2 या only exposed to C1। हाँ तो बस मुझे यही केस कराना था, इसमें कुछ नहीं करना था। तो अब जो आप लोगों ने होमवर्क करना है इसका, आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर आया होगा तभी हम लोग मिसलिनियस कर पाएंगे और नेक्स्ट क्लास तक ये सारा आपने पढ़ के रखना है जितना भी मैंने सेशन कराया है, क्योंकि आप लास्ट क्लासेस की मिसलिनियस वो करेंगे, लास्ट के एक दो सेशन लगेंगे तब चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा होमवर्क है यार एक्सरसाइज 1.6 विद एग्जांपल्स करना है इसको, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यार। चलो बाय।